today I am here to give the presentation on the chapter thermodynamics. Basically thermodynamics क्या है? Thermodynamics दो वर्ड से मिलके बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, जहाँ पर थर्मो का मतलब है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब है मोशन. सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है? मोशन ऑफ हीट होती है. सो सबसे पहले हम जो है कुछ बातें रिकैप करते हैं, जैसे कि यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमारा यूनिवर्स बनता है. फिर आती है हमारी दो तरह की प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास के इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि हमारी मोलर वॉल्यूम है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिनकी वैल्यू मास के ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है. इसके एग्जांपल है जैसे कि वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स है, मास है. ठीक है, तो ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. फिर आते हैं हमारे दो तरह के फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. तो ऐसे थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम उनके क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं. जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब हमारे स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं. वाइल अगर हम बात करते हैं पाथ फंक्शन के बारे में, तो पाथ फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करती है. इसके एग्जांपल है जैसे कि हीट हो गया, वर्क, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वर्क. तो वर्क बेसिकली क्या होता है? एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी. तो जितनी भी एनर्जी एसोसिएटेड होती है सिस्टम के साथ, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसको हम उसके इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जिसको हम डेल्टा यू से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म है एंथैल्पी. तो बेसिकली हमारी जो एंथैल्पी है वो क्या है? सम है इंटरनल एनर्जी का एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी सिस्टम की एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H, एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग H किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी यानी कि U, एंड प्लस में क्या है? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी यानी कि H इज इक्वल टू U प्लस PV. नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या भी कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी जो है यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो. मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा यू किसके इक्वल है? क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है. नेक्स्ट है वर्क ऑफ एक्सपेंशन. तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हमेशा नेगेटिव होता है, जिसमें हम जिसको डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. अगर हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन वैक्यूम में बात करते हैं, तो वैक्यूम के टाइम पे जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो जिस वजह से हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो. नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एंट्रोपी. तो बेसिकली एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, एंड एंट्रोपी क्या होता है? ये डिग्री ऑफ रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डर होता है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को ही हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं. एंड जो एंट्रोपी चेंज है किसी सिस्टम के लिए, यानी कि डेल्टा एस फॉर अ सिस्टम, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू बाई टी, यानी कि हीट बाय में टेम्परेचर. नेक्स्ट है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम, मोल और मोलिक्यूल इंक्रीज करते हैं, तो डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन या फिर वेपराइजेशन या फ्यूजन, इन सब से जो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. वाइल जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, एसोसिएशन, ये सब होता है, जिसके वजह से एंट्रोपी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. अगर हम एंट्रोपी देखें कि कौन से स्टेट में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी हमारी गैसियस फॉर्म में होती है, फिर लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में सबसे लिस्ट होती है. क्योंकि गैसेस फॉर्म में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, रैंडमली वो मूव करते हैं, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा है, तो इसलिए इस वजह से वहाँ पर क्या है? हमारी एंट्रोपी ज़्यादा है. जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड का, तो उस टाइम पे एंट्रोपी में क्या शो होता है? डिक्रीज या फिर इंक्रीज?
बेसिकली सॉलिडिफिकेशन क्या है हमारा, फ्रीजिंग है, यानी कि जब हमारा लिक्विड चेंज कर रहा है सॉलिड में। तो अगर लिक्विड हमारा सॉलिड में चेंज कर रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है, जब भी हम दो सॉलिड या फिर दो लिक्विड या फिर दो गैसेस को हम मिक्स करते हैं तो रैंडमनेस हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, जो मोबिलिटी है या फिर जो रैंडमनेस है वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट दो स्पीशीज का सेम है तो ज़्यादा एटोमिसिटी क्या इंडिकेट करती है, ज़्यादा रैंडमनेस, जैसे कि H2, ठीक है, फिर N2 में और फिर O2 में। एंड जो यूनिट होती है हमारी एंट्रोपी की वो जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन होती है। अब हमें पता है कि जो हमारी एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, ये हमारी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो सिमिलरली हमारी जो एंट्रोपी है वो भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कि मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ऑफ द सिस्टम। एंड जो मोलर एंट्रोपी है वो क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन, जो कि हमने अभी देखा है। नेक्स्ट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या फिर एक जब एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है किसी कांस्टेंट प्रेशर या टेम्परेचर पे, तो उस टाइम पे जो एंट्रोपी चेंज यानी कि जो डेल्टा एस है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच बाई टी के। वाइल हमारी जो गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम कैसे देते हैं, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा जो डेल्टा जी होता है, यानी कि जो गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज होता है वो कितना होता है, 0। सो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा एच होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, टी डेल्टा एस। तो यहाँ से हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, जहाँ से क्या आ गया कि हमारा डेल्टा एस क्या है, इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी बाय में टाइम। जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है हमारे यूनिवर्स के लिए वो हमेशा कैसा कंसिडर किया जाता है, हमेशा उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का 0 होता है, इस वजह से जो है टोटल जो चेंज है एंट्रोपी में वो भी क्या है, 0 है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक रियल क्रिस्टल की हायर एंट्रोपी होती है आइडियल क्रिस्टल से, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा आइडियल क्रिस्टल होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो परफेक्टली जो है एक ऑर्डर में होते हैं, वाइल जो रियल क्रिस्टल है उसमें लेस ऑर्डर होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट होते हैं, जिस वजह से एक रियल क्रिस्टल की क्या होती है, हायर एंट्रोपी होती है आइडियल क्रिस्टल से। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक बेसिकली क्या कहता है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है यूनिवर्स के लिए। ऐसा क्यों कि कोई भी अगर मान लेते हैं हम कोई भी एक स्पॉन्टेनियस या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा जो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली हमारा चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, एंट्रोपी चेंज देखेंगे हम अलग अलग थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस के लिए। अब जो हमारे बेसिकली जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो हमारे मैक्सिमम प्रोसेस है, हम उन्हें ओपन वेसल में कैरी आउट करते हैं जहाँ पर गैस जो है एक्सपेंशन शो करती है। तो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें पता है कि डेल्टा यू किसके इक्वल है, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है डेल्टा यू को यहाँ से लिख दिया, Q बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बाई में टी, यानी कि Q को उस साइड ले गए और फिर दोनों को हमने टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड। अब Q बाई टी क्या हो गया, वो हो गया चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि ds इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी, जो कि हमने डेल्टा यू के लिए लिखा है। एंड यहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है तो W को हम किससे चेंज कर देंगे, पी डी वी से चेंज कर दिया। सो फिर हमने इन दोनों को, और आइडियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, और आइडियल गैस की जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसका यूज़ करके हमने यहाँ से P की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि क्या है हमारी एन आर बाई टी हो गई।
अब दोनों साइड हमने जब इसको इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या आती है 2.303 एन सी वी इंटू log ऑफ T2/T1 प्लस 2.303 एन आर log ऑफ V2/V1। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो हीट एक्सचेंज होती है केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं। सो जो हीट एक्सचेंज होती है केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसको हम बेसिकली एंथैल्पी चेंज कहते हैं, डेल्टा एच कहा जाता है। नेक्स्ट है, मान लो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो है एक इक्वेशन आ गई है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लोग T2/T1 प्लस 2.303 एन आर लोग V2/V1। अगर बेसिकली हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि T1 और T2 दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारी जो ये फर्स्ट जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 एन आर log ऑफ V2/V1। अगर हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, यानी कि V1 एंड V2 हमारी कांस्टेंट होगी। तो इस बार सेकेंड टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो बेसिकली अब हमारी डेल्टा एस की वैल्यू हो गई 2.303 एन सी वी log ऑफ T2/T1। नेक्स्ट है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि P1 एंड P2 क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो हमारी वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या आ जाती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी log ऑफ T2/T1। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है Q/T। अगर Q ज़ीरो तो एंट्रोपी भी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो है बेसिकली इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सभी प्रोसेस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो कार्नोट साइकिल में एक द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन होता है, एंड ये आइडियल गैस होती है इस सिस्टम के अंदर, जो कि Q आई इन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है किसी भी एक हीट सोर्स से। किस टेम्परेचर पे, मीन्स हाई टेम्परेचर पे वो क्या करती है, सोर्स से क्या लेती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, एक्सपेंड करती है, एंड वर्क किसके ऊपर कर रही है, सराउंडिंग के ऊपर कर रही है। नेक्स्ट है अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन हो रहा है। इट इज़ इन दिस सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। इसमें जो सिस्टम होता है वो थर्मली इंसुलेट होता है। जो गैस है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है और सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है, जो कि सिस्टम को क्या कर रहा है, कोज कर रहा है कि वो कूल हो रही है टू अ लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट में आता है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस कंप्रेशन, ठीक है। तो इन द सराउंडिंग डू वर्क टू द गैस एट लो टेम्परेचर, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ हीट होता है जब भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस कंप्रेशन होता है। एंड जो लास्ट प्रोसेस होता है वो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, गैस कंप्रेशन। इसमें फिर से हमारी सिस्टम कैसी है, थर्मली इंसुलेटेड है। जो सराउंडिंग है वो कंटिन्यूसली जो है वर्क कर रही है गैस के ऊपर, जिसकी वजह से फिर से हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल को हम ऐसा एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेते हैं सभी हीट इंजन्स का, जो कि दो बॉडीज़ के बीच में ऑपरेट कर रहा है जिनका अलग अलग टेम्परेचर है, यानी कि एक हाई टेम्परेचर बॉडी है और एक दूसरी हमारी लो टेम्परेचर बॉडी है। सो देखो यहाँ पर हमें दिखा रखा, जो फर्स्ट था उसमें हमारा क्या हुआ है, तो मान लेते हैं हमारी इनिशियली जो सिस्टम थी वो ए थी, ठीक है। जब पहला जो स्टेप था उसमें हुआ था हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो हम ऑब्वियसली हमारे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एंड प्रेशर क्या हो रहा है उस टाइम पे, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कर्व जो है इस तरीके से जा रहा है। जब हमारा बी सोर्स पे आ गया, तो बी सोर्स पे अब हमारी जो सिस्टम है वो अंडरगो कर रही है
जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन, यानी कि अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है मीन्स हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्यू उस टाइम पे ज़ीरो है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर से क्या हो रहा है, वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो और प्रेशर में थोड़ा डिक्रीज होगा, तो हम पहुंच गए सी पर। अब सी से वापस से क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वो डिक्रीज कर रही है तो वो डी की तरफ मूव कर रही है और प्रेशर हमारा इसमें इंक्रीज कर रहा है। एंड फिर डी से जब ए जा रहे हैं तो हमारा फिर से क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो ये हमारी बेसिकली क्या हो गई, कार्नोट साइकिल थी। तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एंड हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही है आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है तो क्यू पॉजिटिव है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन ही हो रहा है इसलिए नेगेटिव है। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन के दौरान हमारा जो वर्क होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एंड वही एडियाबैटिक कंप्रेशन में फिर से वर्क नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर जो है 4 प्रोसेस थे, चारों प्रोसेस में W मीन्स वर्क, एंड जो हीट एब्जॉर्ब की है या फिर लॉस की है, एंड जो एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज हमें दे रखे हैं, एंड ओवरऑल जो फुल साइकिल होती है उसका उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो है ये वैल्यूज़ दे रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर कर रहे हैं ड्यू टू इट्स ओन मीन्स, अपने खुद के मीन से, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे हमेशा कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो जैसे कि माउंटेन से वाटर नीचे गिर रहा है तो वो हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंड कैसा है, इरिवर्सिबल है। ये नहीं कि जो नीचे पानी है वो ऊपर माउंटेन पे खुद ही चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो वो हमारा फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स जो एनर्जी ऑब्टेन होती है किसी भी सिस्टम से जिसको हम पुट कर सकते हैं यूज़फुल वर्क में, उसको हम क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जहाँ पर हमारा डेल्टा जी क्या होता है, वर्क यूज़फुल होता है, ठीक है। एंड हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो वर्क है वो 2 तरह का वर्क इंक्लूड करता है, एक तो थर्मोडाइनमिक वर्क है जो कि पी डेल्टा वी के इक्वल है, एंड दूसरा है यूज़फुल वर्क जिसको हम डब्ल्यू यूज़फुल से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कुछ यूज़फुल वर्क के एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि जो लिक्विड वाटर है वो क्या टूट के हमें क्या दे रहा है, H2 गैस दे रहा है और O2 गैस दे रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो इन सारी रिएक्शन में 2 तरह का वर्क प्रेजेंट है, एक तो जो थर्मोडाइनमिक वर्क है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एंड दूसरा जो यूज़फुल वर्क है जो कि इन कंपाउंड्स को क्या कर रहा है, डिसोशिएट कर रहा है। अब जितनी भी हमारी गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस होती हैं, जो कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के क्या करती हैं, चलती है। तो जो भी वहाँ से जो ऑब्टेन फ्री एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूज़फुल वर्क में, यानी कि जो डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू यूज़फुल के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क चल रहा है जो कि किसके इक्वल होता है, -NF-E0, जहाँ पर E0 क्या होता है, इलेक्ट्रो यानी कि जो ई सेल होता है। नेक्स्ट है, मान लो जब हमारे कार्बन की जो एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, डायमंड से ग्रेफाइट में हो रहा है, तो उस टाइम जो डेल्टा जी होता है वो भी किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू यूज़फुल यानी कि पी डेल्टा वी के इक्वल। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी में, तो जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, यूज़फुल वर्क के इक्वल होता है। एंड मैथमेटिकली हमारे जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो किसका डिफरेंस होता है, एंथैल्पी, एंड जो प्रोडक्ट है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, यानी कि जी किसके इक्वल है, H - TS के इक्वल है।
नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की, जिसकी वजह से हम सिर्फ इसके चेंज निकालते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो हमारा डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, किसके लिए, सिस्टम के लिए। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब जब प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर हो एंड टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो, सो उस टाइम पे जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। नेक्स्ट है एज हमारा जो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब हमारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी भी हमारे कैसे है, एक स्टेट फंक्शन है। अगला ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड जो फ्री एनर्जी चेंज है किसी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। एंड अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो वो हमारा प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नेक्स्ट है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मीन्स इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर कहते हैं। और अगर हमारा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है कपल्ड रिएक्शन। तो कपल्ड रिएक्शन किन्हें कहते हैं, तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर डेल्टा जी जो है पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। एंड एक ऐसी दूसरी रिएक्शन जहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो गया। तो जब दोनों रिएक्शंस को हम कपल करते हैं तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हमारी कैसी बन जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कपल्ड रिएक्शन कहते हैं।